Means Okay. Color red paint. Paint. Red shoe. Oh, orange fish. Oh, green pear. Hammer. Angela. Purple bike. तभी से जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। आपको पुस्तक देनी पड़ेगी। पिछली क्लास से कोई प्रश्न? नहीं, आज प्रश्न लिख के ले जाते पेपर है किसी के पास? हाँ, we will discuss that here over and with one. आराध्य के चरणों में वंदन। पीपीएफ के पर्यवेक्षक मुनि डॉक्टर रमेश कुमार जी के चरणों में वंदन। अभी आज की क्लास शुरू करें उसके पहले पिछली क्लास से एक प्रश्न था जिसका कि अभी भी हम उत्तर खोज रहे हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम भी जुड़ी हुई है, अनिल जी जुड़े हुए हैं, भरत जुड़े हुए हैं और इसका कुछ तो अभी तक जो समझ में आ रहा है वो यही है कि उस समय की जो स्थिति होती है उस स्थिति में जो है वो संदेह की स्थिति में एक तो समझ में आई जो बात की जब आयुष्य का बंधन होता है उस समय संदेह की स्थिति नहीं रह सकती। जो अब क्यों है ये
फिर भी पता करने का विषय है। बट अभी तक जो समझ में आई है कि, और जो अगर अगर किसी को ध्यान में नहीं रहो पिछली क्लास से क्या प्रश्न था, तो 2 प्रश्न उभर कर आए थे कि तीसरे गुणस्थान में क्यों आयुष्य का बंधन नहीं होता और तीसरे गुणस्थान में क्यों किसी की मृत्यु नहीं। ये 2 प्रश्न उभर कर सामने आए थे। तो जिसका जो अभी तक समझ में इतना ऐसा आया, अभी तक इसमें से एक पार्ट जो समझ में आया है कि तीसरे गुणस्थान में जो संदेह की स्थिति होती है, उस आयुष्य का जो बंधन है वो संदेह की स्थिति में नहीं होता है। तो हमको क्यों होना पड़ता है? हाँ। तो पता नहीं, होना पड़ता है तो तीसरा गुणस्थान उसको छोड़ना पड़ता है। हाँ। तो वो अदर वे राउंड अगर देखें तो उसको छोड़ना पड़ता है, तो अपने आप को स्थिति में रहा नहीं ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो एक और जो अनिल जी ने जो पता किया है, वो अनिल जी आप भी थोड़े जोर से बोल देंगे तो अच्छा रहेगा, इधर आके बोल दीजिए तो सबसे मृत्यु का जो अंतिम समय होता है उसके अंदर ऐसा है कि अगर इंसान की सम्मुति या मृत्यु होना पड़ता है ताकि वो नेक्स्ट जो जन्म हो उसके, अब वो क्यों होना पड़ता है ये अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन अगर ऐसा है कि उसको मृत्यु के समय सम्यक्ति या मिथ्यात्व होना ही पड़ता है तो उसको तीसरा गुणस्थान छोड़ना ही पड़ेगा, या तो पहले में चौथे में कहीं तो जाना पड़ेगा। तो वो जैसे ही चला गया तो वो ऐसा हुआ फिर मृत्यु के टाइम वो तीसरे गुणस्थान में नहीं होगा। बिकॉज़ आयुष तो मेरा मृत्यु के समय नहीं होता। आयुष जिस तरह से बना, नामकरण जो हुआ उसके हिसाब से मेरा नेक्स्ट जन्म होगा। अगर मैं सम्यक हूँ या मिथ्यात्व हूँ उसको क्या करना है? वो एक्चुअली नहीं, वो एक मिनट इनका जो प्रश्न है वो थोड़ा सा अलग है। आयुष्य जो बंधा है वो तो गति का बंधा है, तो सभी गति में आप सम्यक्ति भी हो सकते हैं, मिथ्यात्व भी हो सकते हैं। तो आयुष्य जो बंधा है वो तो मनुष्य जाति का आयुष्य बंधा है, या देव गति का आयुष्य बंधा है, या नरक गति का आयुष्य बंधा है। आयुष्य से ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आपको सम्यक्ति बनने का मिथ्यात्व। तो लेकिन जब वो कहीं जन्म लेता है उस समय मिश्र अवस्था में जन्म भी नहीं लेता है, ये उनका कहना है। और तो इसलिए जो है, और अंतराल गति जो होती है वो बहुत कम होती है। तो मृत्यु के समय भी वो एक निश्चित अपना मिथ्यात्व और सम्यक्ति की तरफ जाएगा। इसकी चर्चा हम जारी रखेंगे। अभी तक जो हमें पता चला वो हमने शेयर किया है, और किसी को अगर कोई इसके बारे में और जानकारी मिली है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। नहीं, बट गति वाले तो सभी आ गए ना। गति वो गति का प्रश्न पूछे, कौन सी गति के जीव पाए जाते हैं। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। आपके प्रश्न पर चर्चा हो रही है। अरे सर आपने हमारे सारे विशेषज्ञों को उलझा दिया है। अच्छा, क्या कुछ आंसर मिला सर? नहीं, वो निष्कर्ष तो नहीं निकला है, थोड़ी सी आगे चर्चा आगे बढ़ी है। तो अभी जो थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ी है वो ये है कि आप ज्वाइन किए उसके पहले वही बता रहे थे। एक तो कि जब आयुष्य का बंधन होता है जी, उस समय संदेह की स्थिति नहीं हो सकती। उस समय या तो मिथ्यात्व होगा या सम्यक्त्व होगा। क्यों? अच्छा, इसकी फिर भी चर्चा करेंगे, खोजेंगे। और क्योंकि संदेह की स्थिति में आयुष्य का बंधन नहीं होता है, वो इतना समझ में आया है। और उस कारण तीसरे गुणस्थान में आयुष्य नहीं बनता है। और एक अनिल जी ने अभी जो बताया है कि मृत्यु के समय के बाद जब जन्म लेता है कोई कहीं जी, तो वो जन्म जहां लेता है वो मृत्यु के समय में और जन्म लेने के समय में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है, क्योंकि सिर्फ अंतराल गति का ही अंतर रहता है। और उस समय उसकी जो स्थिति, मृत्यु के समय की जो स्थिति रहती है वो कैरी फॉरवर्ड करता है एक तरह से। तो उस समय उसे ऐसी जो नेक्स्ट जन्म लेता है उस समय मिश्र गुणस्थान में जन्म नहीं हो सकता। वो तो इसलिए भी जो तीसरे गुणस्थान में मृत्यु नहीं होती है। अभी भी ये सारे के सारे क्या रिसर्च के विषय हैं, अभी भी थोड़े हम इसमें और खोजने का प्रयास करेंगे। सर जीव अजीव जो पुस्तक है
उसके हाँ। अंदर मेरी समझ में है जो गुणस्थान का एक जो बोल है, उसके अंदर मेरी समझ में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कुछ शायद इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया है, शायद मेरे को जहाँ तक ध्यान है। मेरे को जहां तक लग रहा है कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट के रूप में दिया गया है। वो अच्छा तो अच्छा जयाचार्य की ढाल में भी आ जाता है कि आओ अबंध सातवें आ गए, बड़ी तीजो गिन लीजो रे। तो उसमें कि आयुष है जो सातवें के बाद नहीं बनता है, और तीसरा और गिन लो। और अच्छा अच्छा तीन गुंठाना अमर कया छे, 12 13 तीजो रे। तो ये तो आया है, माने वर्णन तो अच्छा आया अच्छा। है, हाँ लेकिन हाँ उसका हाँ, रीजन क्या है वहां हम जा रहे वर्णन तो आया है, बराबर सर, बराबर। वर्णन तो आया हुआ है, वो तो और भी जगह आया हुआ है। ठीक है सर, तो एनीवे समझ तो फिर भी में। हम जारी रखेंगे, वो जारी रखेंगे अपनी ओके प्रश्न को सर। ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। अच्छा प्रश्न है, इसको जारी रखेंगे। धनराज जी यस सर। साहब, कुछ आपको कुछ मिला इसमें अतिरिक्त? नहीं सर, मेरे को आप मैं म्यूट शायद है धनराज जी साहब। सर। ना, धनराज जी साहब से पूछ रहा था। हाँ, अभी तक तो वो उतनी जानकारी है बस कि भाई हाँ, वो ठीक। संदेह की स्थिति आप जैसे बता ही दिए, और अगले जन्म में जाने के लिए पक्का तो होना ही चाहिए कि सम्यक्त्व है या मिथ्यात्व, ये दोनों बात आ गई है अभी तक। ठीक है, तो ये बाकी जो भी होगा आगे हम जारी रखेंगे, इस पर ओके सर। खोज भी जारी रखेंगे। तो अब आगे चलते हैं। आज जैन सिद्धांत दीपिका का 5वां प्रकाश शुरू करते हैं, और ये इसमें संवर से चर्चा शुरू होती है। तो संवर क्या है? आश्रव निरोध है संवर है, अर्थात आश्रव के निरोध को, आश्रव को रोकने को उसे ही संवर कहते हैं। तो आश्रव क्या था? कर्म आने का रास्ता, उसे रोकने को संवर कहते हैं। आश्रवस्य निरोध है कर्मागम द्वार संवरणात् संवर उच्यते। तो जो आश्रव को निरोध करने वाला, कर्म के द्वार को रोकने वाला जो तत्व है, उसे संवर कहा जाता है। ठीक है, तो सम्यक्त्वम विरति प्रमादो कषायो अयोगश्च, अर्थात इसमें एते पंच संवराः सन्ति। तो ये 5 संवर हैं। एते 5 मीन ये 5 संवर हैं। संवराः सन्ति, संवर कौन कौन से? सम्यक्त्वम, तो सम्यक्त्व पहला संवर है, सम्यक्त्व। फिर विरति अर्थात व्रत। फिर तो विरति ही था वहां पर, तो विरतिर प्रमादो, तो र बन गया प्रमादो अर्थात अप्रमाद, तो अप्रमाद आ गया। उसके बाद अकसाय और अयोगश्च अर्थात और अयोग भी। तो इस तरह ये 5 जो है संवर हो गए, सम्यक्त्व, विरति, अप्रमाद, अकसाय और अयोग। तो अब फिर एक एक की चर्चा शुरू होती है। यथार्थ तत्व श्रद्धा सम्यक्त्वम, तो सम्यक्त्व क्या है? यथार्थ तत्व में जो श्रद्धा होती है, जो जैसा है उस तत्व को वैसे ही समझना, यथार्थ रूप में समझना, उसे हम जो है सम्यक्त्व कहते हैं। कौन कौन से तत्व हैं? तो जीवादिक तत्वेषु यथार्थ प्रतीति सम्यक्त्व। तो जीव, अजीव इत्यादि ये जो तत्व हैं, इनको जैसा है वैसे ही रूप में समझना, उसे सम्यक्त्व कहते हैं। उसे वैसे ही देखना, उसे सम्यक्त्व कहते हैं। तो ये हो गया आपको जो है सम्यक्त्व किसे कहते हैं। अब सम्यक्त्व के पुनः प्रकार बताए गए। तो हम संभवतया 3 जो हैं उनसे थोड़े परिचित थे। आज अब 5 प्रकार के सम्यक्त्व की बात करेंगे। तो कौन कौन से 5 हैं? तो ये हो गए औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, शास्वादन, वेदकानी। तो अर्थात सम्यक्त्व 5 प्रकार के हो गए, औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, शास्वादन और वेदक। तो इस तरह ये 5 प्रकार के सम्यक्त्व हो गए। कौन कौन से? एक बार फिर से नाम दोहरा लेते हैं। औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, शास्वादन और वेदक, ये 5 प्रकार के सम्यक्त्व। तो अब ये कैसे सम्यक्त्व आता है, ये बात उठती है। तो इसका उत्तर आता है अनंतानुबंधी चतुष्कस्य
दर्शन मोहनीय त्रिकस्य चौपसमे औपसिकम तत्क्षय छायिकम तन्मिश्रे च छायोपसिकम। तो अर्थात ये 3 प्रकार के सम्यक्त इसमें बता दिए गए। तो एक एक वर्ड का थोड़ा सा विस्तार कर लेते हैं। अनंतानुबंधी चतुष्कस्य, तो अर्थात अनंतानुबंधी जो चतुष्क है, कौन कौन से? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। तो ये 4 तो है चारित्र मोहनीय की प्रकृति। ठीक है, सबको समझ में आ गई? चारित्र मोहनीय की और भी प्रकृतियां होती है जिसकी अभी चर्चा करने की अपेक्षा नहीं है, लेकिन ये जो 4 जो मुख्य प्रकृतियां हो गई, टॉप मोस्ट 4, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, और दर्शन मोहनीय त्रिकस्य, और 3 प्रकार के दर्शन मोहनीय कौन कौन से? कोई बताएगा? भरत को अलाउड नहीं है, तो हमें जब डाउट होता है तब हम पूछते हैं। बाकी पवन जी जयपुर से बताएं। आज पवन जी गुरुदेव की सेवा में पहुंचे हुए हैं। नहीं, अभी तक दर्शन करने गया नहीं जा पाया सर। आज यहाँ ही गया था प्रमुखाश्री जी के दर्शन करने के। चलो कोई नहीं, तो अभी कल हो जाएंगे। हाँ, कल हाँ। कल जाने का विचार। हाँ हाँ, तो बताइए, बताएं 3 दर्शन मोहनीय की कौन सी प्रकृतियां हैं? दर्शन मोहनीय। हाँ। नहीं आ रहा है सर, दिमाग में एकदम नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सम्यक्त मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहन, ये 3 प्रकार की जो है दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां। तो टोटल ये 7 प्रकृतियां, 4 चारित्र मोहनीय की कौन कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, और 3 जो है दर्शन मोहनीय की, सम्यक्त मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय। ये 7 प्रकृतियों के, तो उनके उपसम से, सो ऑप्समे च, ऑप्समे च मीन्स और, ऑप्समे तो उनके उपसम से औपसिकम, तो इसका मतलब उनके उपसम से औपसमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो इन 7 प्रकृतियों का अगर उपसम हो जाता है तो उससे हमें क्या मिलता है? औपसमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तत् क्षय छायिकम, तत् अर्थात इनके, क्षय अर्थात क्षय से, तो इनके अगर इन 7 प्रकृतियों का क्षय हो गया तो क्या होता है? छायिकम, अर्थात इससे क्षयिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। और तीसरा क्या आया? तन मिश्रे, मिश्रे अर्थात हो गया क्षय और उपसम का मिश्रण, अर्थात क्षयोपसम। यहाँ जो क्षयोपसम का तन मिश्रे, मिश्र का अर्थ यहाँ जो यूज हुआ है वो यह क्षय और उपसम के मिश्रण से, अर्थात क्षयोपसम से। तो जहां क्षयोपसम हो रहा है, छायोपसिकम, अर्थात उससे जो सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई वो छायोपसमिक सम्यक्त्व हो गया। इस तरह हमने 3 प्रकार के सम्यक्त्व 5 में से अभी चर्चा कर दी। कौन कौन से? औपसमिक, छायिक और छायोपसमिक। तो कैसे मिलते हैं ये सम्यक्त? तो जो इसमें से आपको जिस पर विजय प्राप्त करनी है, जिससे उज्ज्वलता लानी है, वो 7 प्रकृतियां हैं कर्म की, 3 दर्शन मोहनीय की और 4 चारित्र मोहनीय की। दर्शन मोहनीय की 3 कौन कौन सी थी? सम्यक्त मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय। और आपको चारित्र मोहनीय की जो 4 थी वो कौन सी थी? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। इन 7 प्रकृतियों के उपसम से औपसमिक, क्षयोपसम से छायोपसमिक और क्षय से क्षयिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। ओके। औपसमिक सम्यक्तत्वात् पततः मिथ्यात्वं च गच्छत सास्वादनम, अर्थात जब औपसमिक सम्यक्त्व से जब नीचे गिरता है मिथ्यात्व की तरफ, तो उसके बीच में जाने के रास्ते में जब सम्यक्त्व का टेस्ट मात्र रह जाता है, जब दूसरे गुण स्थान की स्थिति रहती है, उसे कहा जाता है सास्वादन सम्यक्त्व। ठीक है, तो ये अब चौथा सम्यक्त्व भी क्लियर हो गया। किसी को कोई प्रश्न तो पूछे इसमें? क्लियर है संजय? क्लियर? ओके। तो ये जैसे औपसमिक सम्यक्त्व जिससे आया है उसे क्या होगा? उपसम होता है, वो
एक जो प्रक्रिया होती है उपशम की, वो परमानेंट नहीं है। उपशम परमानेंट नहीं होता, ये तो पता है, स्थायी नहीं होता है। कितनी देर का उपशम हो सकता है? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त, करेक्ट, अंतर्मुहूर्त तक का उपशम हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर का पीरियड आगे, अब अंतर्मुहूर्त में ये जरूरी नहीं है कि वो माने मैक्सिमम अंतर्मुहूर्त के जितने पीरियड उतना ही होगा, कोई जरूरी नहीं हो सकता है 1 समय का होगा, 5 समय का होगा, 25 मिनट का होगा, कुछ भी। अंतर्मुहूर्त में जो भी एक समय के पहले पहले का जो भी हिस्सा है, उसे एक समय का 48 मिनट की होती है, उसे कहते हैं मुहूर्त। उसके अंदर का जो भी है सारे के सारे अंतर्मुहूर्त। हाँ, 48 मिनट से एक समय भी कम हुआ अंतर्मुहूर्त, ठीक है ना। तो अंतर्मुहूर्त तक का ही उपशम हो सकता है, उसके आगे उपशम होता नहीं। अब उपशम नहीं होता तो क्या होगा? उपशम का अर्थ क्या है, पहले तो ये बताएं कोई, कौन जी? दबाया मतलब दबा के रखना पड़ा। दबा के रखना, ये तो हाँ, थोड़ी क्या अपना, हम लोग अब उससे थोड़ा ग्रेजुएट कर गए हैं सर जी, तो मतलब उदय में थोड़ा नहीं, उदय में नहीं है नहीं, उस समय, करेक्ट, उस समय जो 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 उदय में नहीं राइट, जो उदय में नहीं है, ऐसे कर्म को, जो है कर्म तो है पर उदय में नहीं है, वैसे कर्म को हम कहते हैं कि उन कर्मों का हमने उपशम किया। अब जैसे ही उपशम खत्म होगा क्या होगा? उदय में आएंगे, तभी तो उपशम खत्म हुआ। उपशम नहीं तो उपशम उदय में नहीं आते तो उपशम खत्म ही नहीं होता ना, क्योंकि उपशम का नाम ही क्या है? उदय में नहीं आना। जो उदय में नहीं आ रहे हैं उन्हीं का, उसी जो कर्म उदय में नहीं आ रहे हैं उन्हीं का उपशम हुआ है। अगर उदय में आ गए तो उपशम खत्म, और उपशम खत्म और उदय में आना दोनों एक ही बात है। अब जब उदय में आ गए तो क्या होगा? उनका उनका फल मिलेगा। उनके फलस्वरूप क्या होगा? जो हमारे सम्यक्त्व के जो है 7 उज्ज्वलताएं हमें चाहिए थी, वो जाएगी। ये 7 उज्ज्वलताएं हमें चाहिए थी ना, 3 दर्शन मोहनीय की और 4 चारित्र मोहनीय की, ये जाएंगी। ये जाएंगी तो क्या होगा? हमारा सम्यक्त्व भी जाएगा। लेकिन जाते जाते रास्ते में क्या था? एक पड़ाव आता है। जैसे हम कोई चीज, हम मान लीजिए आज रसगुल्ला खाते हैं, ये उदाहरण तो बहुत बार दे दिया हमने, तो इसे एक बार थोड़ा अलग उदाहरण देते हैं, ताकि जो अपना क्या होता है कि थोड़ा आपने बहुत ज्यादा हॉट बॉइलिंग वाटर मुंह में डाल दिया तो क्या छाले हो गए। अब आपने पानी फेंक दिया तो छाले इमीडिएटली गए क्या? नहीं गए, थोड़ा टाइम लगा ना। तो ये थोड़ा उदाहरण थोड़ा कटु हो जाता है, तो इसलिए अपना वो रसगुल्ले वाला मीठा उदाहरण था। रसगुल्ला खाया आपने, अभी वो रसगुल्ला तो पेट में चला गया, फिर भी मुंह में मिठास है ना। तो मिठास जो है वही सम्यक्त्व का जो स्वाद है, इसीलिए उसका नाम है सास्वादन। जो सम्यक्त्व का स्वाद है वो दूसरे गुणस्थान में है, और उसका कालमान बहुत छोटा होता है। कालमान कितना होता है? 6 आवली का, 6 आवली का मैक्सिमम, और कम से कम एक समय भी हो सकता है। तो ये जो है कालमान है उसका, बहुत छोटा कालमान। और ये आपको ये गुणस्थान सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान जो है, इसमें जो सम्यक्त्व है उसका नाम है सास्वादन सम्यक्त्व। उसके बाद वहां से गिर के फिर पहले गुणस्थान में चला जाता है मित्र। तो ये चौथे से पहले में गिरने के दौरान ही आएगा। जब पहले से हम जाते हैं ऊपर, तब ये दूसरा गुणस्थान टच नहीं करता है, क्योंकि ये समझने की बात है। क्यों? क्योंकि ये क्या था कि हमारा स्वाद था और स्वाद रह रहा है। जो सम्यक तो था ही नहीं, तो सम्यक का स्वाद कहां से? ये जाते में रहेगा। जब सम्यक तो आ रहा है तब ऐसा होगा कि आपने रसगुल्ला यहाँ हाथ में लिया, अभी तक खाया नहीं, तब तक क्या मिठास रहेगी मुंह में? नहीं, कल्पना में जो भी रहे, मुंह में तो नहीं रहेगी मिठास। तो इसी तरह सम्यक तो आने वाला है, तब सम्यक का स्वाद नहीं है। सम्यक तो जाने वाला है तभी हो। तो जब हम 4 से गिर रहे हैं तभी ये सास्वादन सम्यक दृष्टि संभव है। 1 से जब 4 की तरफ जा रहे हैं तब ये संभव नहीं। क्लियर हो गया? तो ये कोई अगर पूछे कि हम दूसरे गुणस्थान में क्या पहले से जा सकते हैं, तो क्या उत्तर होगा? नहीं, चौथे से। हाँ हाँ, एक तो सूक्ष्म समय से जब गिरते हैं तब भी सास्वादन आ सकता है, या आ ही नहीं सकता, सीधा पहले में आएगा आएगा, प्रश्न उत्तर आएगा। दूसरे क्वेश्चन था, उपशम से जब गिरते हैं तो जरूरी है क्या कि दूसरे क्वेश्चन टच करे ही करे, सीधा पहले में जा सकते हैं? हाँ, आपने तो वो तो आप नहीं, वो टच करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही। हाँ, टच करें, पहले में नहीं जाने का रास्ता क्या?
नहीं, उपसम से गिरने का मतलब ये नहीं है कि पहले में जाएगा। उपसम सम्यक से गिरा तो ठीक है। हाँ, उपसम सम्यक्त की बात, उपसम सम्यक्त की। अब हम यहाँ बात जो कर रहे हैं, माने ये थोड़े और क्या विशिष्ट एक्सपर्ट है ना, तो थोड़े उस चले गए कि कोई एक कर्म का उपसम हुआ था, उसका उपसम खत्म हुआ, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। कर रहे हैं ओवरऑल ये 7 जो प्रकृतियां थी, 7 का समूह, उनका उपसम तो उतना ही टाइम का होगा ना। किसी भी कर्म का उपसम एक अंतर मुहूर्त तक की होता है, तो सब जाएगा ही जाएगा सबका। फिर अब आता है, नहीं अलग अलग वो सीक्वेंस है, बट ये और थोड़ी एडवांस क्लास हो जाएगी, तो वो कर्म दर्शन जब करेंगे तो उसमें वो भी आ जाएगा, बट कर्म प्रकृति या कर्म दर्शन करेंगे तो उसमें आएगा। तो ये नहीं, वो अभी ये ग्रॉस लेवल में समझना है, अभी उसमें जाना ही नहीं है, अभी ग्रॉस लेवल में समझना है। अभी के लिए हमें ये समझना है कि ये जो 7 का उपसम हुआ है, ओके, और हम ये टाइम पीरियड में देख रहे हैं उपसम हुआ है, ये टाइम पीरियड में देख रहे हैं उपसम खत्म, बस। अब इसमें भी हमारे इसमें भी ये टाइम पीरियड है इतना, उसमें क्रम से हुआ है, वो ठीक है, चलेगा। उस क्रम में अभी नहीं उलझ, ठीक है ना। उस क्रम के लिए कभी हम अनिल जी को बोलेंगे, एक स्पेशल क्लास हमारी लेंगे, वो क्रम समझाएंगे, तब होगा। तो ये हो गया आपको औपसमिक सम्यक्त से जब हम गिरते हैं तब जो है ये। अब वेदक सम्यक्त कब आता है? एक सम्यक्त बाकी रह गया, हमने 5 की बात की थी, 4 तो हो गए, औपसमिक, क्षायिक, क्षयोपसमिक और शास्वादन, ये 4 की बात कर ली। अब 5वां सम्यक्त रहा वेदक सम्यक्त। अब वेदक क्या होता है? तो इसका उत्तर आता है मिश्रात् क्षायिकम गच्छते तदंत समय तत्प्रकृति वेदनात् वेदकम। तो क्या होता है कि जब आप क्षयोपसमिक सम्यक्त से, राइट, जब क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति हो, जब आप क्षयोपसमिक सम्यक्त हुआ था और अब क्षयिक सम्यक्त की प्राप्ति, तो क्षयोपसम क्या होता है? अनिल जी थोड़ा समझा दें, क्षयोपसम क्या होता है? तो जो कर्म उदय में थे और बाकी जो है वो उपसम में है, इन द सेंस वो विपाकोदय नहीं, प्रदेशोदय हो सकता है। ठीक है, तो प्रदेशोदय हो सकता है। अब जब वो उससे क्षयिक की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? आप इमेजिन कीजिए उसके अंतिम समय में क्या होगा। प्रदेशोदय खत्म होना पड़ेगा, क्योंकि क्षय हो गया, उसके बाद तो प्रदेशोदय नहीं होगा। ये क्लियर है सबको? नार साहब क्लियर है? नहीं सर, सॉरी आई डिडंट फॉलो। अच्छा ठीक है, तो क्षयोपसम में क्या हुआ, इन्होंने बताया कि जो आगे के कर्म है उनका उपसम रहता है, और जो अभी जो है उनका प्रदेशोदय रहता है। अच्छा, प्रदेशोदय में, विपाकोदय में नहीं रहते क्षयोपसम, करेक्ट है नहीं? ठीक है, तो हमारे एक्सपर्ट ने भी हाँ भर दी है, तो चलो अच्छी बात है। तो प्रदेशोदय ये चलता है। अब जब प्रदेशोदय में है, तब जब तक प्रदेशोदय में है तब तक क्या क्षय संभव है? प्रदेशों में क्षय का मतलब क्या हुआ? पूर्णता, मतलब क्या हुआ? खत्म हो पूर्णता, गया, कर्म खत्म हो गए, ठीक है ना। वो कर्म पूरा खत्म हो गया तभी क्षय होंगे ना। जब क्षय हो गया उसके बाद क्या प्रदेशोदय में हो सकता है? नहीं हो सकता, उदय नहीं, कोई भी प्रकार का उदय नहीं हो सकता ना, है ही नहीं, तो कहां से उदय हो? न प्रदेशोदय होगा ना विपाकोदय। विपाकोदय और प्रदेशोदय में क्या फर्क है? विपाकोदय हो गया जो फल दे रहा है, और प्रदेशोदय हो गया जो आत्म प्रदेशों में ही जड़ गया, उसका हमें फल नहीं, ठीक है ना। तो अब जब हम क्षयोपसम से क्षय की स्थिति में जाएंगे, तो उसका जो आखिरी मोमेंट है उसमें तो प्रदेशोदय रहेगा, यस और नो? रहेगा सर, रहेगा ना, क्योंकि आखिरी मोमेंट में तो रहना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके बाद फिर खत्म हो गए कर्म।
तो जो आखिरी जो बॉर्डर लाइन है आखिरी समय, उस समय क्या है, प्रदेशोदय, विपाकोदय नहीं है। क्यों? क्षयोपसम में। अगर विपाकोदय हो जाता तो क्या होता? हाँ, तो क्या होता हमारे समय, क्या होता? अभी हम क्षयोपसमिक सम्यक तो मुझे आया हुआ है और इन 7 प्रकृति में से किसी का उदय आ गया, अब क्या होगा? क्या होगा? गिर जाएंगे, मेरा क्षयोपसमिक सम्यक तो चला जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्षयोपसमिक सम्यक तो जो चला जाएगा, इसलिए उस समय वेदक सम्यक तो नहीं आता है। उस समय वेदक सम्यक तो नहीं आता। वेदक सम्यक कब आता है? जब हम क्षयोपसमिक से क्षयिक की तरफ जाते, मतलब और ऊंचाई की तरफ जाते। क्षयोपसम करते 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 जो कर्म का आखिरी भाग था वो भी प्रदेशोदय में ले आए, और उसके बाद कर्म ही नहीं बचा, वो 7 प्रकृति बची नहीं। तभी तो क्षयिक आएगा। नार साहब सही है? तो ये वैदिक मतलब क्या हिसाब से? हाँ, वो बता रहा हूँ। पहले ये सीक्वेंस क्लियर हो गई ना। क्षयोपसमिक से मतलब खत्म करते हुए जा रहे हैं ना सर। तो मतलब प्रदेशोदय में खत्म ही हो, प्रदेशोदय में भी खत्म हो सकता है ना। तो खत्म करके जा रहे हैं ना। हाँ, वो ठीक है। हाँ, वापिस कहाँ आ रहा है? क्षयोपसम से तो वापिस आ ही सकता है ना, क्षय से वापिस नहीं आ सकता। ये संजय जी का प्रश्न था कि क्षयोपसम क्षय कर दिया तो वापिस कर, क्षय के बाद वापिस आने की बात नहीं कर रहे हैं। एक बार किसी कर्म का क्षय हो गया, वापिस वो कर्म बनेंगे भी नहीं। तो एक बार, इसीलिए अगर किसी को क्षयिक सम्यक्त्व आ गया है तो वो परमानेंट है, उसके बाद वो सम्यक्त्व को भी जाने वाला नहीं। लेकिन अगर औपसमिक सम्यक्त्व था वो तो जाएगा ही जाएगा, और क्षयोपसमिक था तो वो भी जा सकता है। या तो वो क्षयिक की तरफ चला जाएगा या सम्यक्त्व चला जाएगा। ठीक है ना? तो अगर हम जब क्षयोपसमिक सम्यक्त्व से क्षयिक सम्यक्त्व की तरफ जा रहे हैं, तो जो बॉर्डर है वहां पर क्या था? प्रदेशोदय। वहां पर प्रदेशोदय था, वहां पर क्षय और उपसम का मिश्रण नहीं था। उस समय में, उस आखिरी समय में क्षय और उपसम का मिश्रण नहीं था। क्षय उपसम क्यों होता है कि अभी वाले तो प्रदेशोदय में है, आगे वाले का उपसम। अब आगे उपसम करने के लिए भी कुछ नहीं है। करेक्ट? तो ये जो आखिरी मोमेंट था उसको हम क्षय उपसम की स्थिति नहीं बोल सकते। करेक्ट? वो प्योरली प्रदेशोदय था। क्लियर हो गई बात सबको? थोड़ी सी टेक्निकल है, मे भी थोड़ी बोरिंग भी है, लेकिन समझना जरूरी है। तो ये जो समय है, उस समय भी हमारे कर्म की उज्ज्वलता तो बराबर है, कोई उसमें फर्क नहीं आया। विपाकोदय में तो आया नहीं है, कर्म की उज्ज्वलता तो बराबर है ना। इसका मतलब सम्यक्त्व तो है, उस समय का सम्यक्त्व। अब उसे हम क्या औपसमिक सम्यक्त्व बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि उस समय कर्म का उपसम तो नहीं है। क्या उसे हम क्षयिक सम्यक्त्व बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि कर्म उदय में है। क्या हम उसे क्षयोपसमिक सम्यक्त्व बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि आगे वाले उदयावली में जो कर्म आने वाले हैं उनका उपसम नहीं है, तो क्षयोपसमिक भी नहीं है। क्या शास्वादन सम्यक्त्व बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम औपसमिक से जब गिरते हैं तब शास्वादन सम्यक्त्व होता है। तो ये एक अलग ही प्रकार का सम्यक्त्व है। इसको वैदिक इस सम्यक्त्व का नाम है वेदक सम्यक्त्व। अच्छा। आई होप सबको क्लियर हो गया हो। या हाँ, ये एक ही समय का होता है, उसके बाद आपको क्षयिक सम्यक्त्व आ गया। लास्ट मोमेंट ऑफ क्षयोपसमिक सम्यक्त्व बिफोर गेटिंग इनटू क्षयिक सम्यक्त्व। आपको बता दिया ना उस समय। आप फिर से एक बार सुन लो, अगर ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट करते हैं। अदरवाइज जिनको ज्यादा समझ में आ गया है तो उनको लगेगा कि रिपीटेशन इज बोरिंग। तो रिपीट करें एक बार और नार साहब, या क्या? हाँ, करिए सर। ओके। धनराज जी साहब को नींद आ रही है, उनको बहुत पहले ही समझ में आ गया। तो सौरभ जी का पता नहीं चल रहा है, उन्होंने तो वीडियो ऑफ कर रखा है। और यहाँ हमारे जो सामने बैठे हैं उनमें भरत और अनिल जी बोल रहे हैं कितनी बार बोलोगे? सर हमको तो बहुत कम समझ में आता, बस सुनना ही अच्छा लगता है धर्म चर्चा। तो अच्छी बात है वो भी। ओके, तो ये देखिए क्या है कि जब हम हमारे वैसे क्या है कि अभी भी बता दें, हमारे सचिव महोदय भी, राष्ट्रीय सचिव बोलने से भी उनको थोड़ा सा
कम हो जाता है। राष्ट्रीय सचिव भी जुड़े हैं अभी, हिम्मत जी, तो वो उन्होंने नहीं सुना था पहले, तो उनको भी फिर से थोड़ा उनके लिए भी बेनिफिट हो जाएगी। जब हम छायोपशमिक सम्यक्त्व से दो चीजें हो सकती है, या तो हमारा सम्यक चला जाएगा तो क्या होगा, कर्म विपाकोदय में आ जाएगा। कौन से कर्म? वो सात कर्मों की प्रकृति जो हमने, 3 दर्शन मोहनीय की, 4 चारित्र मोहनीय की, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, ये 7 या तो उनका उदय आ जाएगा तो छायोपशमिक सम्यक चला जाएगा, या इनका क्षय हो जाएगा तो हम क्षयिक सम्यक्त्व की तरफ चले जाएंगे। ये हो गया एक ब्रॉड लेवल, ग्रॉस लेवल पिक्चर कि हम छायोपशमिक, अब जब हम छायोपशमिक से क्षयिक की तरफ जा रहे हैं उसकी एक स्पेशल चर्चा करो, बाकी सब चीजों को भूल जाते हैं। अब जब हम छायोपशमिक से, छायोपशमिक क्यों था कि वर्तमान के कर्मों का प्रदेशोदय था, आने वाले कर्मों का उपशम था। आगे आगे आने वाले जो उदयावली के कर्म थे, माने जो उदय में आने वाले थे, उनका उपशम था, और प्रेजेंट वाले का प्रदेशोदय था। इसके कारण प्रेजेंट वाले का भी हमारी जो कर्म है उसका विपाक नहीं मिल रहा है, फल नहीं मिल रहा है, इसके मतलब हमारा सम्यक्त्व मौजूद है, और आने वाले का उपशम है। इस तरह के सम्यक्त्व को हम छायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। ऐसा करते 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 हम ऐसी स्थिति में आ गए जब हम क्षयिक सम्यक्त्व की तरफ जा रहे हैं। क्षयिक सम्यक्त्व के जस्ट एक समय पहले की स्थिति में क्या क्षयिक सम्यक्त्व था? नहीं, क्योंकि तब तो ये बोलते क्षयिक सम्यक्त्व एक समय पहले, तो और उसके भी एक समय पहले चले जाते। तो जो बॉर्डर लाइन थी उसके जस्ट पहले क्या था? प्रदेशोदय था, विपाकोदय नहीं था, क्योंकि विपाकोदय होता तो सम्यक्त्व चला जाता, प्रदेशोदय था। अब उस प्रदेशोदय के समय उसे हम क्या सम्यक्त्व का नाम दें, इसको चिंतन करते हैं। उसे हम औपशमिक नहीं बोल सकते क्योंकि वहां कर्मों का उपशम नहीं है। उसे हम शाश्वादन नहीं बोल सकते क्योंकि वो जो है उपशम से गिरते हुए आता है। उसे क्षयिक नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो अगले पल आने वाला है, अभी तो नहीं आया, अगले समय आने वाला है, अभी तो नहीं आया। उसे छायोपशमिक भी नहीं बोल सकते क्योंकि आने वाले कर्मों का उपशम नहीं, क्योंकि क्षयोपशम में क्या होता है, दोनों क्षय और उपशम दोनों का मिश्रण होता है। प्रेजेंट वाले का प्रदेशोदय में होकर क्षय और आने वाले का उपशम, तो ये दोनों नहीं है, उपशम नहीं है साथ में जुड़ा हुआ, इसलिए इसको छायोपशमिक भी नहीं बोल सकते। तो ये एक अलग ही प्रकार का सम्यक्त्व हो गया जिसे हम वेदक सम्यक्त्व कहते हैं। और ये इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है? सिर्फ एक समय। ठीक है, निर्मल जी उसको खत्म कर दिया, वेदक माने उसको, इसका वेदन कर दिया, उसको तोड़ दिया, इसलिए उसको वेदक सम्यक्त्व कहते हैं। निर्मल जी, तो हम ये समझे कि कोई भी कर्म विपाकोदय में है तो उसके सम्यक्त्व नहीं है। अब आप ही बताएं। नहीं, वो मैं अभी सुना, वही सुना, तो मैं जस्ट, हाँ, तो माने अगर आपके अनंतानुबंधी क्रोध विपाकोदय में है, इसका मतलब क्या हुआ? तो सम्यक्त्व नहीं है, मतलब मिथ्यात्व है बस, क्योंकि जब हमें वो उज्ज्वलता चाहिए, ये सातों की उज्ज्वलता चाहिए, वो उज्ज्वलता कहाँ से आएगी अगर विपाकोदय में है तो अभी विपाकोदय का थोड़ा सा अपन देखते हैं कि विपाकोदय मतलब वो अपना फल दे रहा है, उसका फल दे रहा है। सिंपलेस्ट समझने वाला है असाता वेदनीय। हाँ, असाता वेदनीय अगर विपाकोदय में है तो क्या होगा? हाँ, तो वो फल वेदना होगी शरीर में, वेदना हो रही है। हाँ, तो वही हो गया ना। तो इसी तरह अगर दर्शन शरीर की कोई भी वेदना, मान, माया, लोभ, ये अगर विपाकोदय में है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको उसके कारण इसके कारण जो कसाय, जो अनंतानुबंधी क्रोध अगर आप लोगे, अगर वो है तो इसका मतलब आपके अंदर क्रोध कसाय है। जैसे अगर अनंतानुबंधी क्रोध कसाय, बाकी तो रह सकते हैं ऐसे भी सम्यक्त्व में भी, बाकी तो और भी प्रकार के ना, संजलन, प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी, वो रह सकते हैं, लेकिन अनंतानुबंधी अगर क्रोध है कसाय तो क्या आपको सम्यक्त्व रह सकता है? नहीं रह सकता। विपाकोदय का मतलब वही हुआ कि वो कर्म उदय में आकर के आपके अंदर अनंतानुबंधी क्रोध पैदा कर रहे हैं। हाँ, तो अनंतानुबंधी क्रोध, विपाक का अर्थ होता है फल, विपाक का अर्थ होता है फल। तो ये ऐड करना जरूरी है ना कि, तो ये ऐड करना जरूरी है कि अनंतानुबंधी कषाय है तभी वो अपन बोल सकते हैं कि इसका सम्यक्त्व नहीं है, क्योंकि वेदनीय शरीर की वेदना तो किसी को भी हो सकती है ना, तब फल तो आ सकता है। असाता वेदनीय कर्म के उदय के बिना किसी को नहीं हो सकती ना। अब जैसे अपन सुनते हैं ना कि
नहीं, सम्यक्त्व से रिलेट मत कीजिए, आपको सिर्फ मैं उसको विपाकोदय समझाने के लिए वेदनीय का उदाहरण दिया, उससे रिलेट मत कीजिए, आप सिर्फ इससे रिलेट कीजिए, उसको वेदनीय को भूल जाइए। अब वो सिर्फ आपको मैं इसलिए बता रहा था कि विपाक का अर्थ होता है फल देना, तो वेदनीय का फल जो है वो समझने में आसान होता है, इसलिए मैंने उदाहरण दिया था उसका। अगर आपको अनंतानुबंधी क्रोध का जो मोह कर्म है वो उदय में है, इसका अर्थ विपाकोदय में है, इसका अर्थ क्या हुआ? सम्यक्त्व नहीं है। नहीं, मतलब वो आपको अनंतानुबंधी क्रोध कषाय है। हाँ, अनंतानुबंधी क्रोध कषाय का होना मतलब सम्यक्त्व का ना होना, ना हो। बस हो गई बात, ठीक है ना, क्लियर हो गई? हाँ। आगे चले। पवन जी क्या है, सम्यक्त्व तो वैसे भी अंतर्मूर्त तक ही रहता है, उसके बाद चला जाएगा, वो अंतर्मूर्त से ज्यादा टिकेगा ही नहीं अगर स्थायिक सम्यक्त्व नहीं है तो सम्यक्त्व तो जाता रहता है, आता रहता है, ऐसा ही चलेगा वो, इसलिए वैसा समझो आप। सायोपसमिक रह सकता है धनराजी साहब, ऑप्समिक नहीं रहेगा, ऑप्समिक नहीं रहेगा, ऑप्समिक नहीं रहेगा, वो सही है। ओके, अब आगे चलते हैं। तो पवन जी ने प्रश्न पूछा था ना कि विपाकोदय आते समझ चला जाएगा, तो वो हम 7 जो बात की उन 7 कर्मों के विपाकोदय की बात कर रहे हैं। हाँ, वो सिर्फ 7 कर्मों के विपाकोदय में से किसी 7 में से किसी एक का विपाकोदय हुआ तब सम्यक्त हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आपको और किसी कर्म का विपाकोदय उससे मतलब नहीं है। ओके, ये सातों जो आपने दर्शन हाँ, मोहनी ये 7 कर्मों की उज्ज्वलता ही चाहिए। ओके, अभी मैं आपका प्रश्न समझा। हाँ, ये सही है, ये करेक्ट है। ये 7 कर्मों का की उज्ज्वलता से ही आपको जो है वो सम्यक्त्व आया था। ये 7 में से कोई एक के अगर उदय में आ गया, विपाकोदय में आ गया, तब आपको जो है वो चला जाएगा समय। ओके, अब जो नेक्स्ट आता है, सम्यक्त्व के प्रकार कौन कौन से है? निसर्गजम और निमित्त जंच, अर्थात ये 2 प्रकार के होते हैं। एक निसर्ग अर्थात निसर्ग जय माने स्वाभाविक रूप से अपने आप जन्मा हुआ, जय का जन्मा हुआ, निसर्ग माने स्वाभाविक रूप से अपने आप स्वभाव के रूप से जन्मा हुआ। और दूसरा होता है निमित्तज अर्थात किसी निमित्त से जन्मा हुआ, किसी के निमित्त से हुआ। तो प्रत्येकम सम्यक्तम निसर्गजम निमित्तजम भवति, जो तो प्रत्येक सम्यक्त जो है वो 2 प्रकार से होता है। तो तत्र गुरु उपदेश आदि निरपेक्षम निसर्गजम तदपेक्षम निमित्तजम। तो जो गुरु उपदेश आदि से जो हो रहा है, किसी के उपदेश आदि से हो रहा है, वो क्या होता है? उसे कहते हैं जो उसके बिना होता है। जो गुरु उपदेश आदि के निरपेक्षम माने उसकी अपेक्षा नहीं है, जिसको गुरु उपदेश के बिना, किसी की उपदेश के बिना जिसको सम्यक्त्व हुआ, उसे क्या कहेंगे? निसर्गजय, क्योंकि वो स्वाभाविक है, अपने आप हुआ, नैसर्गिक स्वाभाविक नैसर्गिक, करेक्ट। और जो उपदेश आदि के द्वारा होता है उसे कहते हैं निमित्तज, वो किसी निमित्त से, ठीक है। कोई एग्जांपल सर? हाँ, कोई एग्जांपल? एग्जाम्पल, इसका क्या एग्जाम्पल दें नार साहब? नैसर्गिक किसी को हुआ तो हिसाब से कोई अब example? जैसे आप किसी को देखते हैं कि आप समझ लो आपके परिवार में 2 बच्चे हैं। एक बच्चा है जो स्वाभाविक रूप से ही शांत है और उसको विनय करना आता है। जब भी देखते हैं कि नार साहब दादाजी बैठे हैं तो वो शांति से रहेगा। एक है बहुत नटखट है, और उस नटखट को आपने किसी की ट्यूशन लगाई, उसने समझाया कि नहीं ऐसा नटखटापन नहीं करना चाहिए, और ये दादाजी हैं, यहाँ शांत रहना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। अब उनको समझाया, उसे समझ में आ गया। मेरा कहने का मतलब था, शास्त्रों में कोई ऐसा नैसर्गिक और या उदाहरण है क्या ऐसा? नहीं, शास्त्रों में कोई जन्म से ही होता है ना। हाँ, वो तो ठीक है। तो आपने संबोधि, गुरुदेव ने जो बेंगलोर चातुर्मास में संबोधि पर व्याख्यान दिया था, तो संबोधि की कथा याद होगी आपको। मेघ कुमार की कथा याद होगी। मेघ कुमार पिछले भाव में क्या थे? हाथी था। हाथी थे। अब हाथी थे
और जंगल में जब आग लगी, एक मिनट भरत जी, हाँ क्या बोलेंगे? सर उसने सहन की, हाँ तो सम्यक्त में कुछ उल्लेख उसका निछाड़ते थे। अच्छा जी था। हाँ। उस समय जन्म में कुमार था। हाँ। वो तो भगवान महावीर को देखा सुना कभी तो उसको वैरा किया है ना। नहीं समय पहले समय का आ गया। नहीं, मेरे को भी डाउट है, जो सम्यक तो अगर आता तो देवलोक जाते ना, उस समय आयुष्य बनता तो, सम्यक में आयुष्य बनता तो देवलोक जाते। हाँ हाँ, तो देवलोक तो नहीं गए ना, वो तो मेघ कुमार बने, मनुष्य लोक में जन्म लिया, कर्मों के निर्जर मनुष्य लोक में जन्म लिया। और मनुष्य को बंधन हुआ, लेकिन तीसरे भाव में था। नहीं, वो तीन, वो उसके पिछले भाव में भी हाथी थे, वो अलग बात है। बट ये जो हाथी का भाव आप बोल रहे हो, जिसमें उनको वो उन्होंने एक मेंढक के ऊपर, खरगोश या मेंढक के ऊपर, खरगोश के ऊपर पाँव नहीं रखा, और उस समय उन्होंने मनुष्य गति का बंधन किया। हाँ, अगर सम्यक तो होता तो मेरे ख्याल से देव गति का बंधन। हाँ ठीक है, लेकिन ओके, तो ये स्टोरी तो अभी रिकन्फर्म करनी पड़ेगी कि सही है या नहीं। हाँ नहीं, वो ठीक है, मतलब और कोई स्टोरी में भी आता है तो ऐसा देखना पड़ेगा। बट नैसर्गिक समय तो हो गया, जैसे आपको जैसे कई बार विकट जी की बताते हैं उपपातिया बुद्धि, जैसे कोई चीज आपने देखी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आपको उसको उस समय आपका रिस्पांस जो था वो एकदम ही माने नैसर्गिक था। तो उसी तरह किसी को अगर नैसर्गिक रूप से ही सम्यक तो आ जाता है बिना किसी उपदेश के, बहुत जन्म के बाद आया, वो भी निमित्त नहीं है, उन्होंने बस ऐसे ही कोचरी साधु संतों को देखा, उनके वो कर्म से कोचरी करा दी, तो वहाँ कोई निमित्त उसमें उपदेश नहीं, उसके बाद गया नहीं। ठीक है, तो भरत जी बता रहे हैं कि नैसार के भाव में जब भगवान महावीर को सम्यक्त की प्राप्ति हुई, वो बिना किसी उपदेश की हुई थी और वो निसर्ग जय थे। तो मैं कंफर्म नहीं हूं, फिर भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं इसको। लेकिन जो जहां तक अर्थ का सवाल है, अर्थ दोनों के वही है, एक निसर्ग जय है, एक आपको निमित्त जय है। ओके, तो आज मेरे ख्याल से काफी हेवी चर्चा हो गई है, तो कुछ लाइट चर्चा कर ली जाए, और किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो कोई अनिल जी कोई लाइट टॉपिक। अभी एक चर्चा कर सकते हैं इसे रिलेटेड ही, कि ये जो हमने सम्यक्त बताए, ये पांचों सम्यक्त कौन से गुणस्थान में इनका स्थान, ये थोड़ी चर्चा कर ली जाए, ताकि हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग और इसमें जो है पुष्ट हो। तो क्षयिक सम्यक्त पहले सबसे लेते हैं, औपसमिक सम्यक्त। औपसमिक सम्यक्त कहां से कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक रह सकता है, कौन बताएगा? 5 4 पवन जी, ऐसे आप तो गिनती कर रहे हैं, ऐसे आप लोग, आजकल तो कंप्यूटर का युग है, आप यहाँ से यहाँ x to y ऐसे बोलिए सीधा, ये 5 4 ऐसे गिनती छोड़ी। 4 से ऑप्शन में 4 से शुरू, क्या से शुरू होता है? 4 से, कहाँ से शुरू होता है ऑप्शमिक? 4 से। हाँ आप श्योर हो, ताला लगाया जाए इस पर या कोई कंफ्यूजन है? सोच लो एक बार, ठीक से सोच लो। कौन जी कॉन्फिडेंट रहिए, 4 सही उत्तर है। 4 से कहां तक? 4 से 11 तक। 4 से कहां तक? ओके, तो लेट्स सी। तो मैं सोचा था ये हल्का है, बट थोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 4 5 में ऑप्शमिक रह सकता है? क्विक 6 में? 6 में? 7 में? 7 में भी है, 8 में? 8 में। अब ये देखिए, आपको सिंपल से एक ट्रिक बताता हूं। 11वां गुणस्थान कौन सा है?
शांत मोह गुण उपशांत मोह, वहां क्या होता है? उपशम होता है या क्षय होता है? उपशम उपशम होता है। तो औपशमिक वाला अगर वहां तक नहीं जाएगा तो उपशम होगा। तो 11वें गुणस्थान तक औपशमिक सम्यक्त्व रहता है। ठीक है, 11वें गुणस्थान तक औपशमिक सम्यक्त्व रहता है, 4 से 11। क्षयिक सम्यक्त्व कहां से कहां रहता है? तो 12वें, हाँ, एक मिनट, कोई प्रॉम्प्ट ना करे जिनको उत्तर। हमारे राष्ट्र सचिव महोदय ने एक गलत उत्तर दिया है, तो हम उनसे फिर से सुनना चाहेंगे। बताएं, आज से क्या बोला आपने? फिर से दोहराना चाहेंगे, बताएं। हाँ, 4 से लेकर के सिद्ध तक, करेक्ट है। 4 से 14 और सिद्ध, सब में क्षयिक सम्यक्त्व होता है इनमें। तो क्षयिक सम्यक्त्व कहां से कहां हो गया? 4 से 14 प्लस सिद्ध। ओके, और क्षयोष्मिक सम्यक्त्व, ये थोड़ा सा जो है ट्रिक क्वेश्चन है। क्षयोष्मिक सम्यक्त्व कहां से कहां तक रह सकते? जैन साहब, आज आप शांत हैं, बताएं। हरियाणा से कोई जवाब नहीं आया आज तक, अभी तक। जैन साहब, ये तो वही है ना। अभी जेके जैन साहब से पूछते हैं। जेके जैन साहब, म्यूट है, ठीक है, कोई नहीं। तो हाँ, क्षयोष्मिक कहां से कहां तक हो सकता है? कहां से? हाँ, 4। तो संजय जी ने बताया क्षयोष्मिक सम्यक्त्व जो है वो 4थे से लेके के 7वें तक होता है। शास्त्राधन सम्यक्त्व, हाँ, 5 में से एक है। तो क्षयोष्मिक सम्यक्त्व जो है वो 4थे से लेकर के 7वें तक। तो आप ये देखो कि क्षयोष्मिक सम्यक्त्व की एक सीमा है, इवन दो उसका कालमान बड़ा हो सकता है, लेकिन औपशमिक सम्यक्त्व वाला 11 तक जा सकता है, क्षयोष्मिक सम्यक्त्व वाला 7 से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, ओके। फिर आता है वेदक सम्यक्त्व। वो कौन से? कहीं भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हाँ, 4 to 7 में, माने जहां क्षयोष्मिक वहीं तो होगा, नहीं तो कहाँ हो। 4 to 7 में कहीं भी हो सकता है, क्योंकि क्षयोष्मिक से ही हो रहा है वो। तो 4 to 7 में कहीं भी हो सकता है, और एक समय का होता है। शास्त्राधन सम्यक कौन से गुणस्थान में होता है? दूसरे गुणस्थान। दूसरे गुण क्या कहीं 5th में 6th में कहीं भी चेंज हो सकता है ना। ओके, तो अब ये हो गया आपको। अब एक प्रश्न जो है 11वें गुणस्थान में जो है उसे कौन सा सम्यक्त्व था? एक ट्रिक क्वेश्चन है, बस ध्यान से उत्तर दीजिए। 11वें गुणस्थान वाला और जो है वो कौन सा सम्यक्त्व वाला है? एक भी हो सकता है, औपशमिक भी हो सकता है, क्षयिक भी हो सकता है, औपशमिक भी हो सकता है। क्षयिक अभी बाकी लोग, आप कॉन्फिडेंट हो? बाकी लोगों से भी पूछ लेते हैं। नहीं, ये संजय जी बोल रहे हैं क्षयिक तो नहीं होगा, इनसे बात करो आप, मैं इनकी तरफ घुमा देता हूँ आपको। नहीं आपने ये संजय जी बोल रहे हैं, संजय जी बात करो। 4 से 14 तक क्षयिक हो सकता है, आप बताए ना, तो मैंने उससे वो ठीक है, 11वें में अभी वो बात करो इनसे, ये बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता। हाँ संजय जी बताइए। आपने सवाल किया, आपको जवाब नहीं, वो ठीक है, लेकिन आपने उल्टा जवाब दिया ना। उन्होंने बोला कुछ जवाब, आपने बोला कुछ जवाब। अब मुझे इतनी तो समझ में नहीं आ रही है। आप दोनों में से कोई रिजॉल्व करो आप पहले। नहीं, ये दोनों तो सही नहीं हो सकते ना। पवन जी या संजय जी, दोनों में से एक ही सही है। पवन जी बोल रहे हैं कि क्षयिक औपशमिक दोनों हो सकता है, और ये बोल रहे हैं कि क्षयिक नहीं हो सकता, माने औपशमिक हो सकता है, सिर्फ ये बोल रहे हैं। पवन जी करेक्ट है, इन्होंने कहा। तो मैं भी यही बोलूंगा, पवन जी करेक्ट है,
क्योंकि हमारे बगल में अनिल जी बैठे, उन्होंने भी मेरे को 2 उंगली दिखाई कि बोले दोनों हो सकते हैं, तो ये सही बात है। तो ये यहाँ ध्यान रखने की बात क्या है कि आप देखो 7वें के बाद 2 श्रेणी होती है, छपक श्रेणी और 7वें के बाद बोल रहा हूँ धनराज जी साहब, 8वें से 8वें के बाद, तो 7वें के बाद या 8वें से दोनों से, तो 2 श्रेणी होती है, छपक श्रेणी और उपसम श्रेणी। जो उपसम श्रेणी में आता है वो जो 11वें तक जाता है वो उपसम करते हुए जाता है, और जो छपक श्रेणी में जाता है वो क्षय करते हुए जाता है। अब इसका अधिकारी कौन जा सकता है छपक श्रेणी में, कौन जाता है उपसम श्रेणी में, ये समझने की बात। तो पहले तो ये समझें कि जो छायोपसमिक सम्यक्त्व वाला है वो दोनों ही श्रेणी नहीं ले सकता, वो न तो छपक श्रेणी में जा सकता है न उपसम श्रेणी में। क्लियर हो गई बात? तो जो छायोपसमिक सम्यक्त्व वाला है वो दोनों ही श्रेणी नहीं ले सकता। इस कारण से आपने पहले हमने जो चर्चा की, छायोपसमिक सम्यक्त्व कहाँ से था, 4 से 7, क्योंकि 7 से बाद में श्रेणी लेनी पड़ेगी और वो दोनों श्रेणी नहीं ले सकता, इसलिए छायोपसमिक वाले 4 से 7। अब जो क्षयिक सम्यक्त्व वाला है वो उपसम और छपक दोनों श्रेणी ले सकता है, वो दोनों श्रेणी ले सकता है। ओके, तो उसका सम्यक्त्व तो क्षयिक है, लेकिन बाकी जो क्रम थे उनका जो उपसम करते हुए आगे जा, उनका उपसम करते हुए आगे जा। मोहनीय क्रम में भी सिर्फ 7 प्रकृति की क्षय हुआ है सर। मोहनीय क्रम की और भी प्रकृतियां हैं, हाँ, बट नहीं, लेकिन उससे तो 11वें गुणस्थान नहीं जाएंगे ना। 11वें गुणस्थान में जाने के लिए तो आपको सारी की सारी प्रकृतियों का आपको उपसम, बात हुई है 11वें गुणस्थान में कौन से सम्यक्त्व वाला जा सकता है, मतलब क्या हुआ? नहीं, बाकी का उपसम होकर के आगे बढ़ा हूं, ये 7 का सिर्फ क्षय हुआ है, तो मैं 11वें गुणस्थान में जा सकता हूँ इवन दो मेरा क्षयिक सम्यक्त्व है। इन 7 का क्षय हुआ, बाकी का उपसम हुआ है। बाकी किसका उपसम करके गए? इसका उपसम होता तो औपसमिक सम्यक्त्व होता, तो औपसमिक सम्यक्त्व वाला भी जा सकता है, क्षयिक वाला भी जा सकता है। हाँ हाँ, लेकिन जो उपसम श्रेणी वाला है, अगर इन 7 का उपसम हुआ है, राइट, तो अगर 11वें गुणस्थान में जाता है तो उसके क्या सारे मोहकर्म का उपसम हो गया क्या? नहीं। सारे का क्षय हो गया क्या? नहीं, क्योंकि ये 7 का तो उपसम भी था। तो वो होने दो, लेकिन हाँ वो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जब तक सबका क्षय नहीं हुआ तब तक उसको क्षयिक नहीं बोल सकते। अगर एक का भी उपसम है, 27 का क्षय है, तब भी उसको उपसमी की क्षयिक की औपसमी की बोलेंगे। तो इसका मतलब जो उपशांत मोह गुण स्थान है उसमें जाने वाला दोनों हो सकता है, क्षयिक सम्यक्त्व वाला भी हो सकता है, औपसमिक सम्यक्त्व वाला भी हो सकता है, लेकिन औपसमिक सम्यक्त्व वाला 12वें गुणस्थान में नहीं जा सकता। तो जो छायोपसमिक सम्यक्त्व वाला है वो कोई भी श्रेणी नहीं ले सकता, जो औपसमिक सम्यक्त्व वाला है वो सिर्फ उपसम श्रेणी ले सकता है, और जो क्षयिक सम्यक्त्व वाला है वो उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी दोनों में से कोई भी श्रेणी ले सकता है। तो ये जो थी हमारी गुणस्थान की आज इस संबंध में भी चर्चा जो है समाप्त। हाँ गिरना पड़ेगा, वो ठीक है, लेकिन वो चौथे से नीचे नहीं गिर सकता क्षयिक वाला, क्योंकि क्योंकि वो तो क्षय हो चुका है, तो चौथे गुणस्थान से नीचे क्षयिक सम्यक्त्व वाला कभी भी नहीं गिर सकता। सम्यक्त्वी कोई भी सम्यक्त्व की अवस्था में आयुष्य बंधा होगा तो देवी हो, हाँ सम्यक्त्व हो तो देवी। इसीलिए ये एक और क्लू है कि मिस्र, मेरे ख्याल से, मैंने सोच रहा हूँ लाउड थिंकिंग विद ऑल ऑफ यू,
कि मिश्र गुणस्थान में क्यों आयुष्य का बंधन नहीं था, क्योंकि वहां पता नहीं मुझे कहा मिथ्यात्वी है तो कुछ बांधेगा, सम्यक्त्वी है तो कुछ बांधेगा, तो अभी मुझे पता ही नहीं मैं क्या बांधू। नहीं वैसा नहीं है, लेकिन वो अलग है। वहाँ 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 कुछ भी हो सकता है, लेकिन सम्यक्त्व के बिना आप देवगति का बंध नहीं कर सकते। देवगति में आप मिथ्यात्वी और सम्यक्त्वी वो अलग बात है, मैंने वो कहा। देवगति में सम्यक्त्वी मिथ्यात्वी दोनों हो सकते हैं, लेकिन देवगति का बंध करते समय आपको सम्यक्त्वी होना चाहिए। करेक्ट है ना धनराज जी साहब? म्यूट है आप म्यूट हैं, आप म्यूट है धनराज। हाँ सॉरी, हाँ क्योंकि मिथ्यात्वी वाला भी तो देवलोक में जाता ही है ना, तो जरूरी नहीं है सम्यक्त्व आज अभवी है वो भी जाता ही है ना, तो उसको मिथ्यात्वी रहता है उसका तो। हाँ ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, ठीक है, ये भी सही है, अभवी भी देवगति जाता है। हाँ, ये ठीक है, लेकिन तो उसको तो सम्यक्त्व आता ही नहीं है। तो मना नहीं कर रहे, लेकिन सम्यक्त्वी है तो देवगति जाएगा। सम्यक्त्वी है तो देवगति, ओके ओके, दूसरे भी जा सकते हैं, सम्यक्त्वी है तो देवगति ही जाए। ओके ठीक है, तीसरे वाला को फिर से अभी भी चिंतन का विषय है, वो एक लंबा प्रश्न है, उसको चलेगा, ठीक है। इसका फोन है, देख लो, इसका भारत का होगा। ठीक है, तो आज का समय तो ये क्लास का समय समाप्त, तो आप सिर्फ प्रश्नोत्तर कुछ है तो लेते हैं, काफी सबका इंटरेक्टिव रहा, तो अच्छा होपफुली एक समराइज कर देता हूँ एक बार कि हमने 5 प्रकार के सम्यक्त्व की बात की, और ये चर्चा की कि कौन से गुणस्थान में कौन सा सम्यक्त्व है, और हमने जो वेदिक सम्यक्त्व था तो थोड़ा शायद कॉम्प्लिकेटेड था समझने में, उसकी व्याख्या की कि क्या है, और हमने बताया कि 2 प्रकार के सम्यक्त्व होते हैं। उसके बाद एक होता है नैसर्गिक रूप से, और एक होता है किसी के उपदेश वगैरह से या निमित्त से होने वाला। इतनी आज हमने चर्चा की, और उसके बाद चर्चा की है कि कौन कौन से गुणस्थान में कौन कौन सा सम्यक्त्व हो सकता है, और छपक श्रेणी और उपसम श्रेणी में कौन कौन से गुणस्थान कौन कौन से सम्यक्त्व वाला जा सकता है। ये हमने आज की चर्चा की। सर हाँ आपने अभी बोला सर सम्यक्त्वी देवलोक ही जाएगा, देवलोक ही जाएगा सम्यक्त्वी। यस हाँ सम्यक्त्वी, लेकिन सम्यक्त आया एक बार, सम्यक्त तो आता जाता रहता है मान लो। अगर देखिए ऐसा है कि अगर सम्यक्त्वी वाले ने आयुष्य का बंधन किया है तो सम्यक्त्व के रूप में अगर आयुष्य का बंधन करता है तो देवलोक का ही बंधन करेगा। हाँ, और लेकिन जो इसलिए मुझे अपना स्टेटमेंट थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ा, क्योंकि हमारे एक और विशेषज्ञ बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई मोक्ष जाने वाला भी सम्यक्त्वी ही होता है, पर मोक्ष जाने वाला क्या आयुष्य का बंधन नहीं करता है। अगर एज ए सम्यक्त्वी आप आयुष्य का बंधन करते हो तो देवगति का ही करोगे, या आयुष्य का बंधन करोगे ही नहीं, वो सबसे अच्छी बात है, ठीक है, ठीक, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर सीधा मोक्ष गति। ठीक है ना? राइट सर, नहीं वो तो हमने कह दिया, सम्यक्त्व के समय अगर आयुष्य का बंधन। हाँ ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? एग्जाम्पल सैनिक राजा है, सैनिक राजा, हाँ, तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं अनिल जी, एग्जाम्पल बताइए, अच्छा एग्जाम्पल राजा सैनिक का बताइए। तो राजा सैनिक जो है उनको एक्चुअली सहायक सम्यक्त है, तो वो चौथे गुणस्थान से नीचे कभी नहीं गिरेंगे, लेकिन उसके बावजूद कथा हम जो जानते हैं वो नरक गए। तो प्रश्न उठ सकता है कि भाई सहायक सम्यक्त है, उसके बावजूद वो नरक कैसे चले गए? आयुष्य का पहले बंधन हो गया था, सम्यक्त्व आने के पहले ही हो गया था, तो देखिए वो सहायक सम्यक्त्व वाला भी नरक चला गया। अब नरक में उनको क्या है, वो मिथ्यात्व हो गया ना। हाँ हाँ, तो कुसुम ने कहा हाँ। एक मिनट पहले ये थोड़ा इसको खत्म होने दो, आप ऐसे हेल्प मत करो ऐसी। हाँ अब बताओ भी क्या हुआ।
नरक में किसने कहा? नरक में दोनों होते हैं। हाँ, नरक में तो ये समझने की बात है, क्षयिक सम्यक तो जो आया वो सिर्फ उस जन्म के लिए नहीं आया है। कर्म का जो भी संबंध है वो जन्म जन्मांतर का है। एक बार मैंने कर्म काट दिया तो फिर से आके काटना पड़े, फायदा क्या? तो वो गया, उनका क्षयिक सम्यक तो है, तो उसका मतलब वो कहीं भी जाए वो सम्यक तो नहीं जाने वाला। करेक्ट? तो अभी राजा श्रेणी नरक में है, लेकिन वो क्या है? सम्यक्त्वी है, क्योंकि उनका क्षयिक सम्यक्त्व है, वो चौथे गुण स्थान में है। कृष्ण जी का भी ऐसा ही है। कृष्ण जी को भी क्षयिक सम्यक्त्व है क्या? वो पता नहीं मेरे को क्षयिक कृष्ण जी कृष्ण जी क्षयिक सम्यक्त्व, क्षयिक सम्यक्त्व है, अच्छी बात है। तो क्षयिक सम्यक्त्व तो एक ही बात है, वही सेम, उनका भी एक ही बात। लेकिन एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ कि श्रेणिक राजा ने जब आयुष्य का बंधन हुआ तो बोलते हैं सातवें गुण स्थान, सातवीं नरक का बंधन किया था उन्होंने। बाद में उनका वो चेंज होकर के फिर पहली नरक आया है, तो वो कैसे हुआ ये बता सकता है कोई? सातवें नरक में है ना? नहीं है, नहीं, पहली नरक में है वो, पहली नरक में है। और कृष्ण भगवान आयुष्य का बंद हुआ था उस टाइम सातवीं नरक का बंद हुआ एक बार। हाँ, तो ये भरत इसका उत्तर। लेकिन बाद में वो पहली नरक में कैसे कन्वर्ट हो गया वो कोई बता सकता है? जय हिंद सर। उन्होंने एक ही दिन में जितने भी साधु संत थे भगवान महावीर के, उन सबकी वंदना की थी, तो उनका नरक सातवीं से छठी, छठी से पांचवी से जाता गया। फिर कहीं बात चली कि उनके नरक कट रहे हैं, नरक कम हो रहे हैं करके। जैसे जब उनको श्रेणी को पता चला कि उनका नरक कम होता जा रहा है, तब उन्होंने वो नरक कम करने के हिसाब से वंदना की, तब उनका फल चला गया, फिर वो पहली नरकी में आके अटक गया। वंदना का तो कृष्ण जी के बारे में आता है। कृष्ण जी ने साधुओं की वंदना की थी उठ बैठक लगा करके, तब महावीर स्वामी ने कहा था तुमने अपने नरक कम कर लिए हैं। महावीर स्वामी नहीं, ये तो कृष्ण जी के बारे में आता है। वो तो हरिष्णेमी भगवान थे। हाँ, कृष्ण जी का वही हरिष्णेमी ने कहा था कि तुमने इतनी वंदना कर ली, तुमने इतने अपने नरक का आयुष्य कम करके तीसरी नरक में बांध लिए, 4 नरक तुमने कम कर लिए हैं। तो अभी तीसरी नरक में है। इनका भी वही सुना है, कृष्ण भगवान तीसरी नरक में। यस, हाँ, तीसरी नरक में, चौथी में ऐसा है, 3 नरक कम कर लिए उन्होंने अपने। हाँ, तीसरी में श्रेणी का भी ऐसा ही है। मैंने दोनों जगह सुना है, तीसरी का चौथी का, उसका श्योर नहीं हूँ, पर इनका राजा श्रेणी का वो वंदना के बारे में सुना हुआ है। और कोई आपके नजर में और कोई उत्तर है तो बताएं, नहीं तो इसी को मान्य किया जाए। हाँ, यही उत्तर तो यही है, लेकिन आयुष्य का बंधन क्या होता है, जैसे तीसरे हिस्से में हो जाता है, अपनी उम्र के तीसरे हिस्से में जैसे हुआ, वो ठीक है, वहाँ हो गया, समझ लो वहाँ एक बार हो गया, लेकिन वो बंधन इतना शक्ति से नहीं हुआ है, तो उसका फिर आगे से आगे चलता रहता है। 8 उसके भाग होते हैं, 8वें में उसका जब अंत समय आता है उस टाइम बंध जाता है, अंतर्मुख से पहले आयुष्य का बंधन हो जाता है। तब तक ये चेंज हो सकता है आयुष्य जो अपन ने बांधा है, जैसे 7वीं नरक का बांध लिया, लेकिन तब तक जाते जाते समझ लो कम उसका भाव कम हो रहे हैं, उसके अच्छे विचार हो रहे हैं, उसने तब अपने कर्म काटे हैं, तो वो थोड़ा कम होते होते लास्ट में वापस उसका 8वें के अंदर में वो जो होगा वो फाइनल हो जाएगा। उसे क्या अपवर्तन माना जा सकता है? उसे क्या अपवर्तन माना जा सकता है? तो आयुष्य का होता नहीं है शायद। नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? जो सौक्रम होता है, नहीं, 2 प्रकार के होते हैं ना, एक निरुपक्रम एक सौक्रम। जो सौक्रम होता है उसका होता है। हाँ, लेकिन तो उसका अपवर्तन हो सकता है। हाँ, लेकिन उसका लास्ट में उसका जो फाइनल होता है उस टाइम जो आयुष्य का बंधन हुआ वही फाइनल होता है। 8 उसके जो हिस्से हो गए ना, 8वें में जो फाइनल बंधा है उस टाइम तक उसका श्रेणी का उस टाइम उसका कन्वर्ट हो गया।
ऐसा Okay. बताया गया। मैंने एक जगह पढ़ा था कि ऐसा हुआ उसका कि पहले तो उसका बंधा था 7वीं नरक का, लेकिन उस टाइम बंधा वो इतना उसको क्या बोलते हैं, हार्ड, इतना सख्ती से नहीं बंधा था। हाँ, तो Okay. वो धीरे धीरे उसका कम होते होते लास्ट में उसका कम हो गया था 8वें टाइम में। ओके, ओके, थैंक यू। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। तो दो चीज। हाँ। एक तो पहली चीज है कि सम्यक्त से मोक्ष मिलता है। एक बार सम्यक्त आ गया तो मोक्ष का टिकट गारंटी है। हाँ, मोक्ष की गारंटी गारंटी। से कोई भी से मिलता हाँ है। हाँ, ये चीज पहली बार मुझे आपकी क्लास में पता चला 2019 में। और उस दिन बहुत खुश हुआ कि चलो मैं मानता हूँ ये मोक्ष से चलना ही है। और दूसरा वेदक को हमें बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलो, सबका बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए हमारी साधना में। जो अपना आपका सहयोग रहा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले बुधवार फिर से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ऋतिक आप क्या भारी, आप क्या